हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम जो लास्ट जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें हमने क्या किया था। मोल हमने कवर कर लिया है, एम्पेरिकल फार्मूला कवर कर लिया है, ठीक है। फिर हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो कर ली है, 1 to 36 तक वो फिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था 1 to 30 का, ठीक है। अब ये जो आज हमारा जो लेक्चर है, आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में। क्लियर है? अभी तक तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि एटॉमिक मास होता क्या है। आज हम उसे थोड़ा डीप में जाएंगे कि एक्चुअली उसको कैसे कैलकुलेट हम करते हैं, ठीक है ना। देखिए जी, सबसे पहले हम जब भी एटॉमिक मास का मतलब समझते हैं, क्या समझते हैं? एटॉमिक मास हम कहते हैं कि अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्लियर है, तो एटॉमिक मास जो है कार्बन का 12 हो जाता है, डबल हो जाता है। और उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर देते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर इधर से लिखते हैं 6, ऊपर लिख देते हैं 12। ये तो होता है प्रोटॉन, है ना, और ये सम हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है जी। तो हम यहाँ तक क्लियर हैं कि इसको 12 बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये 12 आता क्या है, मतलब क्या है ये 12 ग्राम है या क्या चीज़ है, इसको कैसे हम वेट कर सकते हैं। कार्बन का एक एटम आप कैसे लेंगे, उसको आप वेट कैसे करेंगे, क्लियर है। सपोज करो आपके यहाँ पर, है ना, हम कहते हैं कि अगर कोई भी अब आप सामान लेना चाहते हैं, जैसे कि आप, है ना, जो आटा है वो लेने जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 1 किलो, क्लियर है। लेकिन ये जो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये कैसे सेट हुआ कि इतने वेट को ही किलो बोलेंगे, क्लियर है। तो उसको एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि ये एक वेट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, किलो बोल देंगे, क्लियर है। अब इसके रिपीटिशन में जो चलता रहेगा, है ना, तो जैसे 2 किलो होगा तो ऐसे 2, ठीक है, फिर ऐसे 3 किलो तो मतलब ऐसे 3, क्लियर है। तो हमें एक चीज़ को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है, ठीक, जिसको हम एक डेफिनेट एक क्वांटिटी दे देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें चलती हैं, क्लियर। ऐसे ही सपोज करो आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब यहाँ पर 5 क्या है, अब इसको मैंने ले लिया, ये एक छोटा बच्चा है, इसका वेट है कितना, 5 kg। कितना kg है, 5। जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका है 15, नेक्स्ट है 25, इसका है 35 और इसका है 45, समझ गए ना। अब मुझको क्या लेना है कि ये 5 kg जो है, ठीक है, मुझे इसके रेस्पेक्ट में सब कुछ बताना है। क्योंकि देखो मैंने इसको एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, क्लियर है, मैंने इसको वेट यहाँ पे बैठा लिया। मैंने कहा कि ये एक मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, इसको क्या ले लेता हूँ, 1। उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारे सबके वेट काउंट होंगे, क्लियर है। मैंने कहा किलो भी एक स्टैंडर्ड ही सेट हुआ होगा पहले कि इतने वेट को किलो बोलेंगे, क्लियर है। फिर उसके मल्टीपल करते करते आप 10 किलो, तो इसका मतलब ऐसे 10, क्लियर है। अब ये जो 5 kg वाला बच्चा है, ये यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने ये खड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको कहा कि इस यूनिट को, मुझे नहीं पता ये कितना है, मैंने इसका वेट किया, है ना, ये मुझे लगा कि इसको मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1 यूनिट ले लेता हूँ। ये 5 kg का है, लेकिन मैंने इसको क्या लिया, 1 यूनिट। कितना लिया, 1 यूनिट। अब मैंने ये 15 kg वाला बच्चा है उसको इधर बैठा दिया और इनको वे करना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है। ये 15 kg वाला बच्चा है, ठीक। 15 kg वाला बच्चा जो है वो इसका 3 टाइम्स निकला। कितना निकला, 3 टाइम्स निकला, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि इसके रेस्पेक्ट में ये 3rd नंबर पर है, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, 3rd नंबर। तो इसको हम बोलेंगे कि इसका जो मास है वो 3 है ना। और किसके रेस्पेक्ट में है, इस छोटे बच्चे के। इसको ले लिया मैंने CB, तो मैं क्या कहूँगा, ये 3 टाइम्स है CB का। कितना है, 3 टाइम्स ऑफ CB, है ना। ऐसे ये 25 है, तो 25 कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ छोटा बच्चा, ठीक है ना। तो CB एक यूनिट ले ली मैंने, CB क्या ले ली, एक यूनिट, क्लियर है, जिसके रेस्पेक्ट में अब सभी के वेट को मैं इस छोटे बच्चे के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करूंगा। अब ये 25 नहीं है, अब ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ CB। अब ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ CB। ये कितना हो जाएगा, 35, ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ CB, क्लियर है। क्योंकि CB को मैंने एक यूनिट लिया है और उस यूनिट का ये कितना टाइम्स है, 7 टाइम्स, तो इसको हम 7 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 7, ना कि 35, क्लियर है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 9, है ना, 9 CB। ऐसे ही बच्चों जब पीरियोडिक टेबल होती है तो आप कहते हैं कि ये अपने मासेस के उसमें अरेंज हैं,
जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, ठीक है ना, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को तो टॉप पे रख दिया, ठीक है ना, इनको सबको एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में ही रखा हुआ है आपने अप्रोक्स। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर आप इस लाइन पे आ जाएं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, नाइट्रोजन का कितना है 7, ऑक्सीजन का कितना है 8, ठीक है, और फ्लोरीन का कितना है 9, है ना, और नियोन का कितना है 10। अगर आप, ये तो एटॉमिक नंबर हुए, लेकिन अगर आप एटॉमिक मास लिखेंगे तो किसका क्या लिखेंगे, ये 12 है, ये कितना है 14, ये कितना है 16, ये कितना है 18, है ना, ऐसे ही है, वो 20 हो गया। तो ये 12 क्या है, ये 12 ग्राम नहीं है, समझिए ना, ये 12 एक यूनिट बनाई गई है, किसके रेस्पेक्ट में कितना, क्लियर है। तो इस क्लासरूम का छोटा बच्चा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था, ऐसे ही आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर भी एक छोटा बच्चा है जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके मल्टीपल में इन मासेस को रखा गया है। कि सबसे पहले छोटा बच्चा जो था वो हाइड्रोजन था, क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपने वेट कर लिया, एक बार वेट कर लिया, वेट करने के बाद हीलियम का देखा, ये 2 टाइम्स है उसका, कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो हीलियम को नेक्स्ट रख दिया उसके, है ना, क्या रख दिया, हीलियम को नेक्स्ट, कि इसका वेट इसका डबल है, क्लियर है। हाइड्रोजन का कितना है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाइड्रोजन को हमने 1 यूनिट मान लिया था, कितना मान लिया था 1 यूनिट। जैसे इस क्लास के अंदर इसको, छोटे बच्चे को 5 kg को 1 माना, कितना माना 1, ऐसे ही हाइड्रोजन को कितना भी वेट था उसका, उसको हमने 1 ले लिया था, कितना ले लिया था 1, उसके रेस्पेक्ट में हमने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था, क्लियर है। कि फ्लोरीन हाइड्रोजन का कितना टाइम्स है 18 टाइम्स है, कितना टाइम्स है 18 टाइम्स। तो मैं फ्लोरीन को ऐसी जगह रखूं, ठीक है ना, जहां पर वो उसका 18 को सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। ऐसे ही जब चेंज हुआ तो फिर ऑक्सीजन को छोटा बच्चा रखा गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो वेट था उसका 1/16 कर दिया गया, क्लियर है, ऑक्सीजन के वेट का 1/16 करके छोटा बच्चा बनाया गया कि इसके रेस्पेक्ट में अरेंज करो। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, है ना, जो आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो आपके एटम्स हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं हो पा रहे थे, वो गड़बड़ हो जा रही थी कहीं ना कहीं जाके, किसी का वेट ज़्यादा हो जा रहा था। जैसे मैंने ऑक्सीजन को एक छोटा बच्चा लिया तो उसका नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन में गड़बड़ मिली, ऑक्सीजन पहले आ गया, नाइट्रोजन बाद में चला गया, तो प्रॉपर एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं मिली थी, क्लियर है। अब सुनो, फिर हमारा जो लास्ट है जो आज भी यूज होता है वो हमने लिया कार्बन 12। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक कार्बन क्या होता है 14। तो इनमें से मैंने कार्बन 12 को लिया, क्लियर है। आइसोटोप्स तो पता है ना, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन तो सेम हो, न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, क्लियर है। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, दूसरे केस में भी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 6, लेकिन एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। तो जब आपका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम, लेकिन मास नंबर चेंज हो जाए, मास नंबर क्या हो जाए चेंज, तो उनको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स, क्या बोलेंगे आइसोटोप्स। तो मैंने कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया, कार्बन 12 लिया, इसका इसके एक एटम का समझ गया ना, 1/12 किया और इसको छोटा बच्चा बनाया, इसको क्या बनाया छोटा बच्चा, क्लियर है। कार्बन 12 के एक एटम का मास, एक एटम का 1/12 किया और इसको छोटा बच्चा बनाया, क्लियर है। तो ये छोटा बच्चा ही पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, इसी के रेस्पेक्ट में अगर हम कहें कि नाइट्रोजन इस छोटे बच्चे का कितना टाइम्स है, तो आप कहेंगे इस छोटे बच्चे का 14 टाइम्स है ना, कितना टाइम्स है 14 टाइम्स। और इस छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और इसको यू से भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं यू भी बोलते हैं, है ना। यू का मतलब होता है यूनिफाइड स्केल, यूनिफाइड स्केल, समझ गए ना। और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 कहीं मिला होगा, मैं गया, ठीक है ना, एक लेबोरेटरी में गया, वहाँ से कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 को ऐसे रख लिया, ठीक है ना, 1 एटम, है ना, ये कंसीडर करना है, सोचना है, 1 एटम को रखा, इसका जितना वेट आया उसका 1/12 कर दिया,
उसको मेजरमेंट ले लिया, उसका कितना आया, वो x आ गया, कितना आ गया x, है ना। तो x ये छोटा बच्चा है। अब मैं देखता हूँ कि ये फ्लोरीन कितना है, इसका कितना टाइम्स है। तो फ्लोरीन मुझे मिला कि ये 18 टाइम्स ऑफ x है, 18 टाइम्स ऑफ x। तो मैंने उसको उस जगह प्लेस कर दिया जहाँ पर उसका प्लेस था, है ना। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो ये 16x है, तो जाहिर सी बात है 18 से पहले आएगा, 18 से पहले। तो मैंने इसको रेस्पेक्ट मान के सबको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो ये जो प्लेसिंग है, ठीक है ना, ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, प्लेस्ड है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ये एटॉमिक मास यूनिट थोड़ा डिटेल में, ठीक है। तो बात है छोटे बच्चे की। पहले जो छोटा बच्चा था वो हाइड्रोजन लिया गया, दूसरी बार ऑक्सीजन लिया गया, है ना, और तीसरी बार लिया गया 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब देखो, अब एटॉमिक मास को पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है। एटॉमिक मास यूनिट पीरियोडिक टेबल का छोटा बच्चा है जिसके रेस्पेक्ट में सभी के मासेस को अरेंज किया गया है, ठीक है ना, उनका मल्टीपल होते हैं मास। देखिए मैंने क्या कहा था, 1/12 ऑफ कार्बन 12, और कार्बन 12 का कितना एटम, 1 एटम। इसका जो वेट होगा उसको एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। और एटॉमिक मास यूनिट मतलब यही छोटा बच्चा, इसके रेस्पेक्ट में हम रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब समझ लो, आपको पता है 1 मोल कार्बन एटम का जो वेट है वो 12 ग्राम होता है। कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक है ना। यही तो है, कार्बन 6, ये 12, क्लियर है। कितने मोल का, 1 मोल, है ना। इसका मैं मतलब 1 मोल का मतलब कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। इसका मैं सकता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का। देखो कितने सारे एटम हो गए, इतने कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है या नहीं। लेकिन मुझे तो 1 एटम का लेना है। कितना एटम का, 1। तो अगर मैं 1 करूंगा, 1 कार्बन, तो ये नीचे चला जाएगा। 1 कार्बन एटम का जो मास है वो 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 है। 1 कार्बन एटम का जो मास आया वो ये आया 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। किसका है ये, 1 ग्राम का, या सॉरी 1 एटम ऑफ कार्बन। क्लियर है। तो ये वेट आ गया एक एटम का, किसके, कार्बन का। ये तो समझ गए ना, ये क्यों लिया। अरे भाई 10 आदमियों का वेट 120 किलो है ना, तो एक आदमी का कितना होगा, 120/10, ये नीचे ही तो आ जाएगा। क्लियर है। तो 1 कार्बन एटम, याद रखना, एक मतलब ये है, और 1 मोल का मतलब ऐसे 6.023 इंटू 10⁻23 का मास 12 ग्राम है। क्लियर है। अब सुनिए, 1 का ये निकल गया, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है कि इसके एक एटम का मास, इसके एक एटम के मास का 1/12 करो। क्लियर है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है कि 1/12 करो, किसका, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के मास का। तो 1/12 इंटू 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, ये आ गया। टोटल कैलकुलेट करेंगे, ये तो 12 इंटू 12 हो गया, 1 आ गया। क्लियर है। तो इसका वैल्यू आ गया, कैलकुलेट जब हम करेंगे 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, या ये कहो छोटा बच्चा जो मैंने 5 किलो लिया था, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में उस छोटे बच्चे का मास इतना है, 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब मैं कहूँ कि फ्लोरीन कितना ज़्यादा हैवी है। क्लियर है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हैं, 14। कितना लेते हैं, 14। क्यों लेते हैं, 14 वर्ड इस वजह से यूज़ किया हमने, सॉरी 18 इस वजह से यूज़ किया क्योंकि इस छोटे बच्चे का फ्लोरीन 18 टाइम्स है, 18 टाइम्स हैवी है फ्लोरीन। तो मैंने इसका नाम लिख दिया 18 AMU। यहाँ पे देखो,
यहाँ पर जब मैंने छोटे क्लास में बच्चा लिया था, इस बच्चे को तो मैंने 5 kg ले लिया था, लेकिन जो लास्ट वाला बच्चा था वो 45 था, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है 9 इंटू छोटा बच्चा। क्लियर है, 9 CB लिखा था मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 18 AMU, क्योंकि AMU की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब समझ गए ना सब। एटॉमिक मास यूनिट पीरियोडिक टेबल का छोटा बच्चा है जिसके रेस्पेक्ट में सारे मासेस को अरेंज किया गया है। फ्लोरीन का एटॉमिक मास 18 टाइम्स मिला तो हमने उसको लिख दिया 18 AMU। फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या निकला नाइट्रोजन का कितना निकला 14 AMU, 14 टाइम्स निकला। क्लियर है, ये है इसका वेट 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, किसका एटॉमिक मास यूनिट का। अब कोई भी हम मास निकालें, ठीक है, तो आप हमेशा AMU की टर्म्स में लिखेंगे। किसकी टर्म्स में, AMU की टर्म्स में, क्योंकि हमें बताना होता है कि वो कितना हैवी है। क्लियर है, जैसे कि आपने इसको अरेंज किया, आप उसको ले लीजिए, फॉस्फोरस को ले लीजिए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15 है ना। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा अप्रोक्स 30 होगा, तो फॉस्फोरस कितना है 13 AMU है, 13 AMU, 13 टाइम्स है ये किसका एटॉमिक मास यूनिट का, छोटे बच्चे का। और छोटा बच्चा किसको लिया गया 1/12 ऑफ कार्बन 12, ठीक है ना, 1/12 ऑफ कार्बन 12, ये इसको छोटा बच्चा लिया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत भाई। तो एटॉमिक मास यूनिट हमें क्लियर हो गया, यहां तक एटॉमिक मास यूनिट क्लियर हुआ, एटॉमिक मास हमें क्लियर हुआ। क्लियर है, तो एटॉमिक मास हमेशा रिलेटिव में होते हैं। किस में होते हैं, रिलेटिव। कोई हम तोल के नहीं निकालते कि हाँ ये इतना आ गया, नहीं, हमने 1/12 ऑफ कार्बन 12 को लिया और उसके टाइम्स में देखा, फिर देखा ये हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻24 आया, इसका कितना गुना, ठीक है ना। फ्लोरीन कितना है टाइम्स है 14 टाइम्स इसका, तो हमने 14th प्लेस पे उसको रखा। ऑक्सीजन कितना है 16 टाइम्स, तो उसको 16 प्लेस पे रख दिया। क्लियर है, उनका 16 ऐसे नहीं आया कि 16 एकदम लेबोरेटरी में आया, वो विद रिलेटिव आया, किसके 1/12 ऑफ कार्बन 12 के। क्लियर है, तो ये होते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जनरली हमेशा रिलेशन में निकाले जाते हैं, रिलेटिव में, और वो रिलेशन किसका है, इसके रेस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट के। अब क्लियर हुआ, चलो जी, ये है हमारा एटॉमिक मास यूनिट टॉपिक, ठीक, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। अब आता है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सपोज करो, देखो जी, अगर मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास, तो आप क्या कहेंगे सर 12 AMU है, 12 AMU, समझ गए ना। लेकिन अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूं ग्राम एटम, ग्राम एटम भी सिमिलर टू मोल होता है। ग्राम एटम जहां भी वर्ड यूज होगा याद रखना मोल ही है वो, या ये रखो कि ग्राम अगर मोलिक्यूल यूज हुआ, ग्राम मोलिक्यूल, तो इसका मतलब भी आपको कहा गया है मोल ही कैलकुलेट करो, ठीक है ना। बस फर्क क्या है कि अगर आपने 1 मोल पूछा है कार्बन का एटॉमिक मास तो आप 1 AMU में बता देना, अगर ग्राम एटम में पूछा है तो पूछ तो मोल ही रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राम, इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इसी लाइन को अगर मैं चेंज करूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप लिखेंगे 12 ग्राम। कितना लिखेंगे 12 ग्राम लिखेंगे, फिर आप AMU नहीं लगाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलो जी, तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल जहां पे भी वर्ड यूज हो उसको रिप्लेस करके क्या लिख देना, मोल ही लिख देना, क्योंकि मोल ही पूछा गया है। मोल पूछा है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, क्लियर है, यहां पे भी मोल पूछा है, लेकिन मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल, अब आपका नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है। क्लियर है, तो यहां पर जब यूज करेंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NH3 मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल हो गया। तो ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, 1 मोल का मास बताओ NH3 का, तो आप क्या करोगे NH3, लेकिन ग्राम में बताना है। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 3, तो कितना हो गया 17, लेकिन मैं AMU नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा ग्राम। बोलो भाई क्या लिखूंगा ग्राम, क्योंकि मुझे क्या पूछा गया है, ग्राम्स में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, ग्राम्स में मास बताओ, किसका, मॉलिक्यूल्स का। तो ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल ही है, ठीक है ना, और ग्राम एटम भी मोल ही है, ठीक है ना। तो हमने जो 2 वर्ड यूज किए वो ये क्या है, अगर मोल की टर्म्स में आपसे मास पूछा जाए तो हमेशा AMU लगाना बाद में, ग्राम एटम की टर्म्स में पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या लिखना है, ग्राम लिखना है बाद में, ठीक है ना। ग्राम मॉलिक्यूल में भी पूछा जाए तो भी आपको क्या लिखना है बाद में, ग्राम ही लिखना है। तीनों का मतलब होता सेम ही है, तीनों मोल ही हैं। क्लियर है। तो एटॉमिक मास यूनिट कम हो गया हमारा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, छोटा बच्चा होता है पीरियोडिक टेबल का, जिसके रेस्पेक्ट में हम सब वेट करते हैं। सपोज करो मैं हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है ना, मेरा वेट है 70 kg। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है, एक पूरे मैंने इस बिल्डिंग में जो स्टैंडर्ड सेट किया वो 10 किलो के बच्चे को किया है ना, मैं कितना टाइम्स उसका 7, तो मुझे रखा जाएगा 7th प्लेस पे, और मेरा जो वेट है वो कितना है 7 Cb, इस छोटे बच्चे को 7 टाइम्स ऑफ Cb। क्लियर है। ऐसे ही कार्बन 1 मोल कार्बन का जो वेट है वो कितना है 12 टाइम्स ऑफ छोटा बच्चा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा ग्राम एटम वर्ड समझ में आ गया, ग्राम मॉलिक्यूल समझ में आ गया। ग्राम एटम भी मोल ही होता है ना, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए 1 मोल कार्बन एटम का मास बताओ 12 होगा, 1 ग्राम एटम का बताओ तो 12 ग्राम होगा। तो समझ गए हम कब वर्ड AMU यूज करना है, कब हमें ग्राम यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आपसे क्वेश्चन आता है एवरेज एटॉमिक मास का। किसका आता है, एवरेज एटॉमिक मास। देखो जी, ये बड़ा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज एटॉमिक मास निकालो, एवरेज एटॉमिक मास। देखो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल मास लेने हैं यहाँ पे। कई बार 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनके 2 डिफरेंट क्या होते हैं मास नंबर। क्लियर है। आइसोटोप्स है तो मास नंबर हो गया। सपोज करो क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन। क्लोरीन अपनी 2 आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है ना। एक आइसोटोप तो उसका है 35 है ना, एक आइसोटोप है उसका 37। तो मैं कौन सा लूँगा, 35 लूँगा या 37 लूँगा। क्लियर है। अब जो इनकी अबेंडेंस है, जो नेचर में ये रेशो में मिलते हैं, वो मिलता है ये 3 टाइम्स मिलता है और ये 1 टाइम। तो 3:1 में इनका, ठीक है ना, ये मिलते हैं, अबेंडेंस होती है इनकी कि ये 3:1 में मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, 35 कितना परसेंट है 75% है, ये अप्रोक्स 75%, और ये अप्रोक्स कितना है 25%। क्लियर है। लेकिन मुझे रेशो में दिया है 3:1, परसेंटेज में नहीं दिया है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। कार्बन 35 कितना है 3 है ना, प्लस 37 कितना है 1 अपॉन 3 + 1, टोटल से तो डिवाइड करना ही है, ठीक है। कितना नेचर 3.1 ही तो है, 4 टोटल करके आया। तो 3 × 35 + 37 अपॉन 4। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 35 × 7 140, 140 और 30 177 हुआ, डिवाइडेड बाई 4। तो 177 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया 4 3 नहीं, इनका फ्रैक्शनल अबेंडेंस थोड़ा चेंज है शायद। ये 3 टाइम्स है ना, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 10, 105 + 37 5 2
12 4 142 142, तो 4 3 जा 12, कितना हुआ 12, 4 5 जा 20.0, 4 5 जा 20, तो एवरेज एटॉमिक मास आया 35.5। इस वजह से हम क्लोरीन का जब भी मास लेते हैं, जब भी हम क्लोरीन का मास लेते हैं एटॉमिक मास, तो हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। कितना? 35.5। क्लियर है? तो कभी भी आपके एक कोई ऐसा एटम है जो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, हमेशा उसका एवरेज निकाल लो। और एवरेज हमेशा किससे निकलेगा? जो आपका रेशो दिया होगा। रेशो अगर है तो 3:1 लेना, ऐसे 3 टाइम्स 75% कौन है? 735, और 1 कौन है? ये। हाँ, लेकिन अगर यही क्वेश्चन बच्चों डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि इतना इतना परसेंट है, 75% है ना, तो 75 क्या होगा? 0.7 1 का ना, और ये कितना होगा? 0.25, तो डायरेक्ट कर देना 3 × 0.7 प्लस ये कितना होगा? 35 × 0.7 प्लस 37 × 0.25, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 35.5। तो आपको ऐसा नहीं लेना 3 1 नहीं लेना, क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज में गिवन है। क्लियर? ये हुआ हमारा तरीका एवरेज एटॉमिक मास को निकालने का। कभी भी आपके दो एटम हैं और वो अलग आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा उनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास में जोन जितना है उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं और एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज तो निकालना आता ही है ना। 35 3 टाइम्स है, 37 1 टाइम है, तो इनका एवरेज निकाल दिया मैंने, 35.5 आ गया। तो हमेशा क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है हम एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। वो कितना लेंगे? 35.5। क्लियर? अब इनकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, जो मैंने समझाया वही होता है। ठीक है ना? अब मोल की डेफिनेशन होमवर्क है, कल बताऊंगा। ठीक है ना? मोल क्या होता है। ठीक है? अब चलो जी, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोल क्या होता है। क्या ले? मोल कैसे बताते हैं? मोल तो सर आपने बताया था 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। क्लियर है? एंटिटीज होती हैं। देखो जी, आप कार्बन 12 लाए, ठीक है ना, और उस कार्बन 12 को ऐसे रख लिया। ठीक है? कितना? 1 ग्राम। ठीक है? 1 ग्राम या 1/12। देखो, मोल मैंने आपको पहले भी बताया था, मोल या तो 6.023 × 10⁻23 एटम होगा। मोल जब भी वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब होता ही ये है। मोल में आप एटम ले लो, मोल में आप मॉलिक्यूल ले लो, मोल में आप आयन ले लो, मोल में आप पैसे ले लो, तो आप इतने ही बोलेंगे। क्लियर है? मोल का मतलब ही एवोगैड्रो नंबर होता है, इतने नंबर। ठीक है ना? तो मोल की चलो आप डेफिनेशन, ये होमवर्क की है ना, प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है? जो बुक में लिखी हुई है ऐसे लाइन से, है ना, क्योंकि आपको 11th क्लास में डेफिनेशन नहीं लिखना। मैं समझा सब कुछ रहा हूँ, लेकिन 1-2 होमवर्क भी होना चाहिए। मोल की डेफिनेशन ऑफ मोल, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, है ना, ये होमवर्क है। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ये 3 आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है। कोई दिक्कत? चलो जी, अब नेक्स्ट है टॉपिक का नाम डालो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो जी, ये एनडीए का भी क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो जी, यहां पे लिखना है वो स्पीसीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही, देखो आइसो मतलब सेम, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके अंदर। जैसे कार्बन है, तो कार्बन के अंदर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम कहते हैं सर 9 तो इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के 6 तो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। तो ये 2 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। ऐसे ही में अगर ये कहो नाइट्रोजन के अंदर है, तो नाइट्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितना हुआ? 7। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कितना होंगे? 7।
तो मैं कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है जी। ऑक्सीजन के अंदर क्या कहें, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, ठीक। तो कोई इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर 7, ऑक्सीजन के अंदर 8। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो अगर हम किसी स्पीसीज पर एक्स पर मैं माइनस चार्ज लगा दूं तो इसका मतलब है +1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और एक्स पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो -1 इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं ना। माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा बाहर से ले लिया, यही तो होता है माइनस का मतलब, ठीक है। अब सुनो जी, ये आपका जैसे नाइट्रोजन है, क्या है बच्चों, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। मुझे इन तीनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाना है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ऑक्सीजन के पास कितना है, 8, फ्लोरीन के पास कितना है, 9, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन पे -2 चार्ज लगा दूं। -2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए, तो 7 + 2 कितना हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, तो मैं एक माइनस चार्ज लगा दूं तो +1 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9, और फ्लोरीन तो 9 है। अब ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और ये क्वेश्चन एनडी में आ चुका है, क्लियर है, आपके केमिस्ट्री में है। कौन सी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, तो N-2 O-1 N फ्लोरीन, ये तीनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इन सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ पे भी आता है, एनडी में भी आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हमने जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था, एटॉमिक मास से। किससे, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमेशा रिलेशन में होते हैं, किस में होते हैं, रिलेशन में। ऐसा नहीं है कि 14 है तो कहाँ से 14 आया, किसी का टाइम्स तो होगा ना। मैं कहता हूँ कि ये जो आपका बोर्ड है ये 10 kg है, तो kg के टाइम्स में है ना ये 10, 1 kg के टाइम में ही तो है 10 टाइम्स, तो kg तो मैंने स्टैंडर्ड लिया होगा ना कभी कि इतने वेट को 1 kg बोलेंगे, है ना, और उसका ये 10 टाइम्स है। ऐसे ही है ना, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है ना, और वो एक स्टैंडर्ड है किसका, पीरियोडिक टेबल में मेटल को या एलिमेंट्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना। ये इतना हैवी है उसको यहाँ रख दो, ये उसका इतना हैवी है उसको यहाँ रख दो। तो इसका जो छोटा बच्चा है 1 kg जो यहाँ पे मैंने लिया छोटा बच्चा 1/12 है कार्बन 12 का, कार्बन 12 के 1 एटम का, है ना, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का 1/12 कर दो, वो जो यूनिट आएगी वो AMU आएगी, और उस छोटे बच्चे के रेस्पेक्ट में ही सबके वेट हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12 AMU है, कितना है AMU, कार्बन 12 टाइम्स है इस छोटे बच्चे के, क्लियर है। ये हमारा टॉपिक हुआ, एटॉमिक मास यूनिट कंप्लीट हुआ। फिर मैंने आपको बताया था ग्राम एटम, जब हम वर्ड यूज करेंगे तो हमें बताना तो मोल ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ही मोल ही है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राम, क्लियर है। ग्राम मॉलिक्यूल में वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। एटम मॉलिक्यूल क्या है, नाइट्रोजन एक एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एटम, और N2 एक क्या है, मॉलिक्यूल। चलो जी, 1 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर आपको एटम्स बताने हैं कितने होंगे। 1 मोल नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.023 × 10⁻23। लेकिन 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो मैंने नाइट्रोजन लिखा है और मॉलिक्यूल लिख दिया, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब ही तो N2 है। तो एक मोल के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर एटम्स बताने हैं कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, 2। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो गए, 2, और मोल में कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23। अगर 1 मोल नाइट्रोजन एटम बताने हैं तो एटम तो होंगे इतने ही, क्लियर है। लेकिन 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन क्या है, N2, उसके अंदर एटम बताने हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना नाइट्रोजन एटम है, 2, 1 मोल के अंदर कितना होगा, 6.023 × 10⁻23। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो
अब नेक्स्ट आता है देखिए, वीडियो को जब आप देखते हैं, जैसे मैं मिटा देता हूं, तो इसको आप पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद ही आप आगे बढ़ें। हर एक 5 या 10 मिनट के बाद प्रॉपर नोट्स मेंटेन करें, ठीक है ना। नोट्स मेंटेन करने के बाद फिर जब आपके कंप्लीट नोट्स मेंटेन हो जाएं तो उसके बाद उसको फर्स्ट पॉइंट से वीडियो लगाइए और अपने नोट्स को देखते रहिए, हाँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको समझ में आना है ना। और AMU का मतलब है कहीं पे आपको AMU लिखा रहेगा और कहीं पर ही U लिखा रहेगा, दोनों की बात एक ही है। इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, इसका मतलब है यूनिफाइड स्केल। नॉर्मली हम U लिखते हैं, क्या लिखते हैं? U। एटॉमिक मास यूनिट नॉर्मली कम लिखते हैं, क्लियर है। एटॉमिक मास को यूज करने का ये भी आप क्वेश्चन निकला, इसको कौन कैलकुलेट करता है एटॉमिक मास को? इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है ये। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने का जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, जिससे कैलकुलेट होता है। चलो, अब मैंने आपको एक बार ना नॉर्मेलिटी बताई थी, क्या बताई थी? नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसमें कहा था कि एक तो वर्ड बताया था, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, सुन लीजिए। जैसे कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जब मैंने बताई थी तो मैंने कहा था दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है। आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था ना। कोई दिक्कत? यहां पर नॉर्मेलिटी में जो न्यूमरेटर था वो क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मोल रिप्लेस हो गया था ग्राम इक्विवेलेंट से। इस वर्ड की जगह, मोल की जगह क्या वर्ड यूज हुआ था? ग्राम इक्विवेलेंट। नीचे सेम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? इसको हमने क्या था? वेट अपॉन मोलर मास होता है। ये मोल आपका वेट अपॉन मोलर मास होता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में मोलर मास डिवाइड हो जाता है वैलेंसी फैक्टर से। एन को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, क्लियर है। तो मोलर मास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल, ठीक है ना। या ये कहो तो इसका मोलर मास कितना होगा? ये मॉलिक्यूल तो है, तो इसका मास क्या होगा? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो 44 आपका AMU हो गया, 44 AMU हो गया, ठीक है। अब सुनिए, अगर आपको कहें कि कोई सपोज करो H2SO4 ले लो, चलो याद भी दो। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। तो इसका मोलर मास कैपिटल M तो है 98, लेकिन M अपॉन N निकालना है। तो मेरा जो ध्यान है वो ये है कि मोलर मास तो आप निकाल देते हैं डायरेक्ट सम करके सबके एटॉमिक मास। मोलर मास को अगर आप N से डिवाइड कर दें तो वो होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास में N मैंने बताया था कि मोलर मास को N से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, और कहाँ यूज हुआ था? ये नॉर्मेलिटी में यूज हुआ था। तो इक्विवेलेंट मास पे बात करेंगे। ये जो N होता है, क्लियर है, ये इन केस ऑफ एसिड हाइड्रोजन के नंबर होते हैं, इन केस ऑफ बेस ये OH के नंबर होते हैं, और इन केस ऑफ आयन ये पावर होती है। क्या होती है? पावर। फॉर एग्जाम्पल NaOH के अंदर OH1 है, ठीक है ना। MgOH होल 2s के अंदर N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम के साथ OH है, 3 टाइम्स होगा तो N की वैल्यू हो गई 3, है ना। ऐसे ही H के नंबर, जैसे HCl है तो H कितना है? 1। H2SO4 है तो H कितना है? 2। H3 चलो ये मैं समझा देता हूँ। H3PO4 है। इस केस में देखो क्या केस है, H3PO4 सिंपल है। एसिड है तो H के नंबर ले लेना, बेस है तो OH के नंबर लेना, पावर है जैसे Al+3 है ना, तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ पर N की वैल्यू 3 है। यहाँ पर क्या है, इस बात को समझे तो इक्विवेलेंट मास हमें बिल्कुल कैलकुलेट करना आ जाएगा बहुत अच्छे से,
ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास हम कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो सिंपल से, और n की वैल्यू मैंने देखनी बता दी आपको कैसे m को देखते हैं। अब सुनो जी, H3PO4 जो है उसको देखते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, याद रखना। एसिड के हाइड्रोजन को, है ना, ये वर्ड जो अगर यूज है, अगर कोई एसिड है और मैं उसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हूं, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकाल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास उस एसिड का, n को क्या लिखूंगा, n को लिखूंगा मैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब है हाइड्रोजन के नंबर, मतलब उल्टा है, एसिड है तो उसको, उसके हाइड्रोजन को बेसिसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिसिटी। तो कंफ्यूज मत होता ना कि सर एसिड है तो एसिडिटी आनी चाहिए थी, नहीं, बेसिसिटी ऑफ एसिड है। यहां पर H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, 2, कितनी है, 2, है ना। ऐसे ही बच्चों में इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की जगह बेस ले लूंगा, तो पहले मोलर मास ऑफ बेस निकाल लूंगा सिंपल हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कैलकुलेट करके, और नीचे क्या लिखूंगा, सब बोलो, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब है OH के नंबर कितने हैं उनको बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। अब सुनो जी, ये जो N होता है, ठीक है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमें वो हाइड्रोजन लेनी होती हैं, ठीक है ना, जो क्या होती हैं, डिस्प्लेसेबल होती हैं। क्या होती हैं, डिस्प्लेसेबल। क्लियर। यहां पे 2-3 वर्ड यूज करने, देखो H3PO4 है, H3PO4, मेरे हिसाब से n की वैल्यू कितनी है, 3, n की वैल्यू 3, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, एट आउटर में उसके 5 होते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो मैंने OH और ये OH और ये O बना लिया, नहीं, पूरा फॉर्मूला हो गया, H3PO4, O4 हो गया, ठीक है ना। तो H3PO4 है। दोज हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड, इस डेफिनेशन को लिखना जो मैं बोल रहा हूं, दोज हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। या ये कहो ओनली दोज हाइड्रोजन आर डिस्प्लेसेबल, है ना, विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम, इनको एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं और डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन भी बोलते हैं। सिर्फ ये n फैक्टर होता है, ये सिर्फ ये क्या होता है, n फैक्टर। कोई दिक्कत। अगर इनमें से कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से कनेक्ट होती तो वो n की वैल्यू नहीं होती, समझ गए। लेकिन तो यहां पे H3PO4 के केस में n की वैल्यू क्या है, 3 ही है। क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट है H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस, है ना, 1 2 1 2 3, OH डबल O और ये H। सुनो जी, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, 1 2 एंड 3। फॉस्फोरस कितना है, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो ओनली दोज हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन, आर डिस्प्लेसेबल। और जो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है वही वैलेंसी फैक्टर होता है। मींस ये जो हाइड्रोजन है ये फॉस्फोरस से कनेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, बस। इसके अलावा जो हाइड्रोजन इनसे कनेक्ट होगी वो डिस्प्लेसेबल है। ये हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, फॉस्फोरस, तो ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होगी क्योंकि हटके जाएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें देख के लगा, H3PO3 के केस में लगा कि n की वैल्यू मुझे 3 लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं, n की वैल्यू 3 यहां पर नहीं है, n की वैल्यू यहां पर 2 है। ये एक बार क्वेश्चन एम्स में और IIT में आ चुका है। बच्चों ने देखकर क्या किया, n की वैल्यू डायरेक्ट 3 रख दी, है ना। इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना था, मोलर मास अपॉन n करना था, तो n की वैल्यू देखते ही 3 कर दी। नहीं,
ओनली दोज हाइड्रोजन विल बी काउंटेड इन N, दोज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम। क्लियर? लेकिन ये एक ही केस है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन करो। तो मैंने आज आपको सिखाया एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास रिलेटिव में होता है, किस में होता है? रिलेटिव में। किसके? छोटे बच्चे के। एटॉमिक मास यूनिट वो छोटा बच्चा है। क्लियर है? ऐसे ही मोलिकुलर मास भी सेम है भाई, मोलिकुलर मास भी रिलेटिव में ही होगा, AMU के रेस्पेक्ट में ही होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था मैंने अभी। फिर इनके बाद बताया मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद ये बताया कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, एसिडिटी ऑफ बेस क्या होती है। तो अगर आप इस लेक्चर को कम से कम 2 घंटे पढ़ेंगे तब जाके ये आपको बहुत क्लियर होगा। 2 क्या 3 घंटे पढ़ेंगे। एक बार आप नॉर्मल रीडिंग से नोट्स बनाएंगे, नोट्स के बाद आप फिर से लेक्चर सुनिए, नोट्स देखते रहिए, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। जैसे मैंने बनाया, ओनली दोज हाइड्रोजन आर डिस्प्लेसेबल विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। और इन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्लियर है? और जितनी एसिडिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होती है वो ही N की वैल्यू होती है। वही किसकी वैल्यू होती है? N की। बात समझ में आई? थोड़ा अपना देखो, कुछ बच्चे, चलो ये तो लेक्चर आज का जो फिनिश हो गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ बच्चे प्रॉपर नोट्स बनाकर अच्छे नोट्स भेज रहे हैं, जैसे मैंने कई बार नाम भी बताए हैं। कल मैं प्रॉपर बच्चों के नाम बताऊंगा जिनके नोट्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे तो बहुत एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। टोटल 25 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन इस टाइम चल रहा है, ठीक है ना। सैटरडे हम फर्स्ट 3 कैंडिडेट का या 5 कैंडिडेट का बताएंगे जो टॉप परफॉर्मर है इस वीक के। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो अपना व्हाट्सअप कर देना। वैसे कोई दिक्कत जो होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, आप मुझे ये कर देना, टेक्स्ट कर देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक है। जैसे बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस एक प्रॉब्लम ही थी, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। बाकी अगर आपको एक दो आप ये कीजिए, इसके लिए बताया था मैंने न्यूज़पेपर के लिए। न्यूज़पेपर जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो थोड़ा आप इंटरनेट से पढ़िए न्यूज़ को, है ना, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। जैसे कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है ना, कोविड-19 को लेके। ठीक, एक तो हमारे लेक्चर हो गए, फिजिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा, है ना। और आपका जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उन पर ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर पर प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। फिर आता है एक वेबसाइट है gktoday.in, वहाँ पर जनरल स्टडीज़ आप देखिए, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के नोट्स जो डे टू डे करंट अफेयर्स हैं उनकी कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब, है ना। बाकी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बाकी हम सब बताएंगे कैसे कैसे करना है, फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करनी है, बाकी और सारे काम कैसे करने हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिए अपना, और प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाने के एकदम बाद हमें सेंड मत कीजिए, हमें तभी आपको सेंड करना है जब हमने टाइम दिया हुआ है 8 o'clock, उससे पहले हम भी अपने काम में लगे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? चलो ठीक है, ओके बाय।